गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एल1 क्लासेस में। और इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो चूँकि ये 10 बज के 10 मिनट पर क्लास प्रारंभ हो रही है और इससे पहले कुछ हमारे जो सहयोगी हैं, जो मित्रगण थे, वो कुछ आए थे। तो उन सभी लोगों से अनुरोध है कि जो ये कहे थे कि 10 बजे क्लास होगी, तो उन लोगों से अनुरोध है कृपया करके अगर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अगर आप लोग आ पाएँ तो आप लोगों का बहुत-बहुत आभार रहेगा, बहुत-बहुत मेहरबानी रहेगी। बहुत सारे जो आते हैं, जो बच्चे हैं, जो कुछ थोड़े बहुत बच्चे हैं, बहुत सारे तो नहीं कहूँगा। जितने भी बच्चे आते हैं, वो लोग अगर आ जाएँगे कमेंट बॉक्स में बहुत-बहुत अच्छा रहेगा। ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत इनफैक्ट सारी क्लासें ही अच्छी होती हैं, तो और प्रयास यही है कि हर क्लास एक दूसरी क्लास से बेहतर हो पाए। और जैसे कि मैंने कल कहा है कि कोई भी बेस्ट नहीं होता है, ना मैं, ना कोई और, ना कोई और, ठीक है? हम अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट कभी नहीं हो सकते। तो हमारा यही प्रयास है, हम लोग बेहतर होने का प्रयास करते रहें, ना कि बेस्ट होने का। बेस्ट एक समझ लो कि एक हाइपोथेटिकल पोज़ीशन है, जहाँ पे मान के चला जाता है कि वो बेस्ट है, लेकिन एक्चुअली होते नहीं है। तो हमारा वही प्रयास है, हम लोग बेहतर करेंगे और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हर क्लास में कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। तो उसी की तरफ हम लोग प्रयासरत हैं। हो सकता है ये क्लास कल की क्लास से बेहतर हो, तो बस हम उम्मीद कर सकते हैं और बाकी आप लोग ही बताएँगे कि कल की क्लासें बेहतर थी या नहीं थी या फिर ठीक है या सभी क्लासें बेहतर हैं। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, जो लोग अगर कमेंट बॉक्स में आ पाएँ, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँ, तो उन लोगों का बहुत-बहुत आभार रहेगा और जल्दी से अगर जुड़ जाएँगे तो जल्दी से हम लोग प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर पाएँगे और जल्दी से ख़त्म भी कर पाएँगे। क्योंकि आप लोगों को सोना भी सोना भी होगा, पढ़ना भी होगा, कुछ अपना भी। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी चूँकि मौसम में परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है, कई जगह बारिश हो रही होगी, तो इसलिए ठंड फिर से कुछ थोड़ी बहुत बढ़ गई है, तो उम्मीद करते हैं कि इस समय आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं तो अपना ध्यान कितना भी रख लूँ, तो भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ साइनस। तो इस वजह से, तो हम लोगों को क्या है, तो ये जो लेक्चर होने वाला दोस्तों है, ये है हमारा इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, ठीक? 7 प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जो कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं, वो बार-बार अनुरोध करते हैं, सर एंशिएंट हिस्ट्री करा दीजिए। तो मैं बार-बार उनसे कहता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री संडे को आपको 5-6 संडे में जो होंगे, 5-6 संडे में एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। हर पोर्शन से हम 100-100, 150-150 क्वेश्चन ले लेंगे, तो एंशिएंट हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी और वो आपको तब तक कराते रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं आ जाता। ठीक है? तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जीएस के लिए जो एएसओ की क्लास चलती है रात को 9 बजे से, आप लोग जीएस के लिए वहाँ पे आ सकते हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पढ़ना चाहते हैं जीएस में, तो आप लोग वहाँ पे जीएस के लिए आ सकते हैं। 2-3 पोर्शन जो जीएस के हैं, वो वहाँ पे कंप्लीट करा दिए जाएँगे। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि अ, तीसरी चीज़ ये है कि ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसमें सभी पोर्शनों को शामिल किया गया है। कारण ये रहता है कि इतिहास, जैसे बहुत से बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे सिर्फ़ इतिहास से दे रहे हैं, ठीक? तो एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा-सा स्पेशलाइज़ेशन हो जाता है, पूरे इतिहास में मेडीवल और मॉडर्न दोनों आ जाता है और एंशिएंट हिस्ट्री अलग आ जाता है। लेकिन जो जिनका जीडीसी है, उसमें 3 इतिहास मतलब इतिहास है, ठीक है? तीनों पोर्शन आएगा और अ, थोड़ा-सा 30 क्वेश्चन उसके आएँगे, किसके? जीएस के आएँगे। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं, ये चर्चा हो चुकी है और बाकी नॉलेज के रिगार्डिंग चर्चा चाहिए, सामने स्क्रीन पे आपके नंबर दिए। प्लीज़ जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम नंबर आपके सामने दिया है, इस नंबर पे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए ताकि प्रॉपर नोटिफ़िकेशन मिलता रहे, प्रॉपर चीज़ें आप तक पहुँचती रहें और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत-बहुत आभार रहेगा आप लोगों का। ठीक है? तो आज की क्लास है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है? आवाज़, अगर आप लोग कमेंट कर दें कि आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है कि नहीं, किसी प्रकार का अ, इन इंटरप्शन तो महसूस नहीं हो रहा है आप लोगों को? हेलो? ठीक है, चलो। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है? इस क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत का पहला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है।
पढ़िए क्वेश्चन को। बंदा बहादुर के गुरु सिख तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। ठीक है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु थे। ठीक। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु थे और गुरु रामदास के पश्चात बने थे। ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी लिपि गुरु लिपि दी थी। ठीक। तो इसमें से जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हम लोग चेक करते हैं। बंदा बहादुर के गुरु तेग बहादुर थे, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उनको सिखों का सैन्य प्रमुख भी नियुक्त किया था। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के बाद गुरु बने थे, ये बिल्कुल ठीक है। गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास चौथे गुरु थे। गुरु रामदास चौथे गुरु थे और उनके बाद 5वें गुरु बने थे गुरु अर्जुन देव, और जिनको मृत्युदंड दे दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा उनको मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने सिखों की उनकी खुद की अपनी लिपि गुरुमुखी लिपि दी थी, लेकिन ये तथ्य बिल्कुल गलत है। गुरुमुखी लिपि देने का जो श्रेय दिया जाता है वो गुरु अंगद को दिया जाता है, जो गुरु परंपरा के अंतर्गत सिखों में दूसरे गुरु थे। ठीक है। क्या थे? दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। पहले गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ठीक। और दूसरे गुरु गुरु अंगद, तीसरे गुरु गुरु अमरदास, चौथे गुरु गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव और छठे गुरु हरगोविंद जी, और सातवें गुरु थे गुरु हरिराय जी, आठवें गुरु थे गुरु हरकृष्ण जी। जैसे गुरु हरकृष्ण की जो एक आप लोग जानते हैं कितने काइंड होते हैं, जितने गुरु हैं बहुत काइंड रहे हैं। उसमें से गुरु हरकृष्ण जी थी, जो उस समय चेचक का जो प्रकोप फैला हुआ था, चेचक के प्रकोप के दौरान जो जो सेवा की थी उन्होंने, उस सेवा के दौरान वो भी उनसे इन्फेक्ट हो गए थे। तो उसी कारणवश उनकी वो एक तरीके से उनकी डेथ तो नहीं कहूँगा, एक तरीके से वो शहीद हो गए थे कि भाई लोगों की सेवा करते हुए वक़्त अगर किसी बीमारी से वो ग्रसित हो जाए तो शहीद ही कहलाया जाएगा। ज़रूरी नहीं है सीमा पे गोली खाने वाला ही आदमी शहीद कहलाया जाए। अच्छे काम वक़्त अच्छे वर्क करता हुआ भी कोई व्यक्ति अगर उसकी डेथ होती है तो हमें भी उसको शहीद ही कहना चाहिए। तो और फिर उसके बाद गुरु तेग बहादुर, जिनको औरंगज़ेब ने मृत्युदंड दिया था, ये भी आप सभी लोग जानते होंगे। फिर अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह ने जो व्यक्ति थे गुरु बंदा बहादुर, उनको अपना शिष्य बनाया था। हालाँकि गुरु परंपरा गुरु गोविंद सिंह के साथ ही खत्म की हो गई थी। उसके बाद जो उनका जो गुरु ग्रंथ साहब था, उसी को ही गुरुवाणी कहा के उसके बाद गुरु ग्रंथ को ही अब सभी जो सिख धर्म के लोग हैं, उसको को ही गुरुवाणी समझते हैं। ठीक है। उसके बाद गुरु परंपरा, उसके बाद दूसरा गुरु नहीं आया, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो है कौन-कौन से ठीक हैं? तो इसमें से 1 और 2, 2 क्या हो गया यार? ओके, 1 और 2 ठीक? इसका आंसर होगा 1 और 2। अगली चर्चा है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पे विचार कीजिए। ब्रिटिश जो साम्राज्य था उस दौरान जो निम्नलिखित वायसराय जो आए थे और जिनको अपॉइंटमेंट हुए थे, किस समय से किस समय तक रहे थे, क्रमानुसार उनको उसको लगाना है। लॉर्ड कर्जन हो गया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो गया, लॉर्ड हार्डिंग हो गया, लॉर्ड इरविन हो गया। ठीक है। तो आप सभी लोग जानते होंगे लॉर्ड जो कर्जन का जो कार्यकाल देखते हैं हम लोग, कार्यकाल जब उनका देखते हैं तो 1900 ना 1900 कब तक था? 1905 तक उनका कार्यकाल था। 1905 तक उनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, 1899 से 1905 तक उनका कार्यकाल रहा है। ठीक है। कहाँ गए? 1899 से 1905 तक का कार्यकाल किसका रहा है? लॉर्ड कर्जन का। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग आप लोग जानते होंगे, लॉर्ड हार्डिंग 2 हुए थे, एक लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट है, एक लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है। ये लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है, इनका जो कार्यकाल रहा है 1910 से 1916 तक का रहा है। 1910 से 1916 तक का रहा है, और इन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली परिवर्तन हुआ था और जो बंगाल विभाजन हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में रद्द किया गया था। ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड आप लोग जानते होंगे 1919। ठीक। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक का इनका काल रहा है। 1926 से 1931, 26 से 31 इनका 1919 से 1921 तक का रहा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। ठीक। सॉरी 1916 से। ठीक है। तो ये पूरा क्रम मिला लिया गया है, तो क्रम के साथ देखते हैं 1-3-2-4 1-3-2-4 1-3-2-4। ठीक है। इसका आंसर होगा 2। तो आप सभी मित्रों से अगर जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं प्लीज, अगर आप लोग देख रहे हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स पे जुड़ जाएं।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर हमको विचार करना है। जो घटनाएँ थी निम्नलिखित घटी थी, उनको क्रमानुसार लगाना है। आप सभी लोग जानते हैं जो पार्लियामेंट सुधार हुआ था 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में हुआ था, जिसमें जो हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन की नीति अपनाई गई थी, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था। उनको मतलब अलग से निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। चोरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, ठीक है। दांडी मार्च 1930 में, ठीक है। कब से शुरू हुआ था? ठीक है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, लगभग 24 दिन तक मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 में, ठीक है। तो मिला लेते हैं 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक है, ये रहा। इसका आंसर होगा बी। देखिए, जो लोग भी देख रहे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, जो गीता जी, अभिनव और जो सुरेंद्र जी आए थे, तो दूसरे और भी व्यक्ति लोग जो आए थे, लोगों से अनुरोध है, अगर वो लोग हों तो कृपया करके जुड़ जाएं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आ जाएं। क्लास जो स्टार्ट हो चुकी है और इस क्लास को हम लोग बहुत कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी क्लास हो पाए। अगर आप लोग जुड़े रहेंगे और लगातार प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, ठीक है। तो ये पहला कथन बिल्कुल गलत होता है। तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था, ठीक है। तो पहला गलत हो जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ये भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत नहीं हुई थी। 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में, तो उस समय इनकी मृत्यु हुई थी। ये वीरगति को प्राप्त हुए थे श्रीरंगपट्टनम के किले के बाहर लड़ते हुए। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर केवल होगा 3, इट्स बी। आगे चलते हैं। आगे पांचवा है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल ठीक है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल ठीक है? स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, ठीक है। स्थूल बाहु के नेतृत्व में बिल्कुल नहीं हुआ था। भद्र बाहु के नेतृत्व में जैन धर्म का प्रचार कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। जब मैंने कई बार इसको बताया जा चुका है, जब मगध साम्राज्य में दुर्भिक्ष पड़ा था, मतलब अकाल पड़ा था, तो उस अकाल के दौरान जो अपने गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे स्थूलभद्र, उनके साथ ये दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला मतलब कर्नाटका में इन्होंने संलेखन विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद जब भद्रबाहु जब वापस लौट के आए, तो इनके और स्थूलभद्र के बीच में विरोध देखने को मिलता है। और प्रथम जैन संगति जो हुई थी पाटलिपुत्र में, उसके बाद इनमें डिवाइडेशन हुआ श्वेतंबर और दिगंबर में। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। पाटलिपुत्र में हुआ परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में जो रहे, जो श्वेतंबर कहलाए। नहीं, श्वेतांबर वो लोग कहलाते थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? स्थूलभद्र ने। भद्रबाहु दिगंबर कहलाते थे, ठीक है। भद्रबाहु के जो वो थे अनुयायी थे, वो दिगंबर कहलाते थे। प्रथम शती ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल ने समर्थन दिया था, राज के संरक्षण प्रदान किया था, ये बिल्कुल ठीक है। बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा सी। 6 है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? जो अहमदनगर का निजाम शाही राजवंश था, उसका अंत किस प्रकार से हुआ है? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया, ठीक है। मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजामुल मुल्क की हत्या कर दी, ठीक। चलिए, फतेह खान ने निजामुल मुल्क की राजगद्दी छीन ली थी और 1931 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और पूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया था, ठीक। तो इसका आंसर सबसे बेहतरीन आंसर ये है। हालांकि 1936 में 1936 में शाहजहां के शासनकाल में
जो अहमदनगर का निजाम शाही वंश का अंत हो गया था, उन्होंने 1936 में अहमदनगर को किसमें शामिल कर लिया था? मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। और जब तक मलिक अंबर जिंदा रहे थे तो उन्होंने जैसे मुगलों को अहमदनगर पे मतलब अहमदनगर के हाथ में नहीं आने दिया मुगलों के। और हालांकि शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां ने इनको थोड़ा सा दबाव डाला था और मलिक अंबर को एक संधि करने के लिए विवश किया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद मलिक अंबर के बाद 1936 में अहमदनगर को पूर्ण रूप से किसमें मिला लिया गया था? मुगल साम्राज्य में। सातवां क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए, उन कथनों पे हमें विचार करना है। कथन क्या है? चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो चतुर्थ बौद्ध परिषद में उन्होंने भाग नहीं लिया था। फाहियान किसके समय में भारत आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त शासक, उनके शासनकाल में भारत आए थे। और दूसरा क्या कहता है? कथन चीनी यात्री फाहियान हुएनसांग हर्ष से मिला और उसने बौद्ध धर्म प्रतिरोधी पाया। ये भी बिल्कुल गलत है। चीनी यात्री जो हेंसवांग हो हर्षवर्धन से मिला और हर्षवर्धन बौद्ध अनुयायी था और वो उसकी कोरी कोरी प्रशंसा करता हुआ भी हम लोग देखते हैं। तो इसके दोनों गलत हैं, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। तो मित्रों, जो भी आप लोग हैं प्लीज आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आ जाइए। क्लास प्रारंभ हो चुकी है, तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा जल्दी से जल्दी आ जाइए। 8वें नंबर पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाएगा? टेलीग्राम पे आप लोग अगर जुड़े हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पता नहीं क्यों नहीं पहुंच रहा है। अगर नोटिफिकेशन, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, अगर उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा कि टेलीग्राम पे आप लोग नोटिफिकेशन आपको पहुंचता है अथवा नहीं। अगर नहीं पहुंच रहा है तो हम लोग उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे और उसके पीछे जो कारण है, ठीक है, तो उस पीछे कारणों को डिडक्ट करने के बाद हम लोग उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ये किसने सबसे पहले किया था? मजरूल हक ने, मौलाना हसरत मोहानी ने, हकीम अजमल खां और अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त की बात कही गई है। तो ये कहा था मौलाना हसरत मोहानी ने। किसने कहा था? मौलाना हसरत मोहानी ने ये बात कही थी। नमा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। जवाहरलाल नेहरू, एम.के. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें ये हिस्सा बिल्कुल गलत है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। ये भी बिल्कुल गलत है। जनवरी 1947 में नहीं, दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत नहीं किया गया था। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो इसलिए ये तीनों गलत हो जाते हैं। तो सही कौन हो जाएगा? सही हो जाएगा केवल एक। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य से। नरसिंह सुलभ ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलभ वंश का प्रारंभ किया था। ठीक है, वीर नरसिंह ने सुलभ वंश का प्रारंभ किया था, ये बिल्कुल ठीक है। और वीर नरसिंह ने अंतिम सुलभ शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीन छीन लिया था। वीर नरसिम्हा ने, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और वीर नरसिम्हा के अनुज थे, क्या थे? उत्तरवर्ती उनके अनुज थे कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय आप लोग जानते होंगे विजयनगर के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। और जो बाबर की तुझके बाबरी लिखी गई है तुर्की भाषा में, उसमें दो हिंदू सम्राटों का जिक्र किया गया है, जिसमें एक तो विजयनगर के सम्राट थे कृष्णदेव राय, जिनको भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। उसके थे मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह, यानी कि राणा सांगा। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके भाई अच्युत देव राय थे। तो ये भी सही है, यानी कि इसके जो जवाब होंगे चारों के चारों आंसर बिल्कुल चारों के चारों कथन बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, ये थोड़ा-सा समझ से परे है, मुझे नहीं पता ये जो कह सकते हैं कि क्योंकि हम लोग एकदम बिल्कुल इस कॉम्पिटिशन में बिल्कुल बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है? एकदम नवजात शिशु के समान, जो इसका इसको जो क्या बोलते हैं, वो हम लोगों को बहुत अधिक नहीं पता है। देखिए, याद नहीं आ रहा है, एक टर्मिनोलॉजी होती है, बिल्कुल याद नहीं आ पा रही इस समय। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस सा जैसा कुछ हो गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय क्वेश्चन पे चलिए फोकस कर लेते हैं, जब तक याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो हम लोग उस पे चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, बिल्कुल गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? बम्बई में हुआ था, ठीक है? और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ये भी बिल्कुल ठीक है। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है। और थर्ड क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो ये दोनों भी ठीक है, यानी कि आंसर होगा 2 और 3। और जो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, इसकी जो अध्यक्षता की थी, इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित सही क्रम बताना है। 18वें दशक में अंबर जो युद्ध हुए थे, उसको पहले देखा गया है किस में लड़ा गया है। वंडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वंडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। ठीक है, वंडीवास, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध और बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वंडीवास और प्लासी युद्ध। ठीक है, तो उसमें सबसे जो उपयुक्त आंसर है वो है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वंडीवास युद्ध और बक्सर। प्लासी 1757, बंदा 1760 और बक्सर 1764 और अंबर युद्ध उससे पहले का युद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। 13 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सामने कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों पे हम लोगों को विचार विमर्श करना है। पहला प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, 1935 का जो एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम आया था, उस पर चर्चा करनी है। प्रांतीय स्वशासन का उपलबंध था, एक बिल्कुल ठीक है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध किया गया था उसमें, और जिसमें केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध किया गया था। तो ये दोस्तों तीनों ही सही है, ठीक है, तीनों ही सही हैं। तो दोस्तों, जो अगर आप लोगों को क्लास अगर पसंद आ रही है, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, कोई लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप अ, जो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, उससे भी जुड़ जाइए, उसको भी जॉइन करिए, ताकि प्रॉपर आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। देखिए, हम लोग देखिए, बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है ये क्वेश्चन तैयार करने में और ढूँढने में, फिर उनको बेहतर ढंग से आपके सामने लेके आने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत के एडवांटेज में आप लोगों से कुछ भी हासिल नहीं होता है, कुछ भी हम लोग चार्जेस नहीं करते हैं, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अगर जो लोग देख रहे हैं तो आ सकते हैं, अगर दूसरी जगह जॉइन कर रखा है वो अलग मैटर है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं कहूँगा। कैसे हैं अभिनव? नमस्कार अभिनव, ठीक है। कोमागाटा मारू एक घटना हुई थी 1913 में, 1913 में जो हुई थी, तो वो घटना क्या थी? ठीक है, एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, एक चीन का किसान साम्यवादी नेता था, और कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, और बाद में चीन का गाँव जहाँ से माओ त्सुआंग ने अपना लॉन्ग मार्च निकाला। तो इसका जवाब होगा सी। कनाडा की यात्रा पर निकला एक भारतीय जहाज था, जिसे एक सिख सरदार ने लिया था, और ये भारत की तरफ निकला हुआ था। हालाँकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने की वो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाने की वजह से ये रोक दिया गया, और रोक देने के पक्षा में जो झगड़ा-वगड़ा हुआ, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। निम्नलिखित में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फैबियन आंदोलन। एनी बेसेंट, एयो हुयुम, माइकल सुदन दत्त, आर पामदत्त। फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो ये प्रस्तावना की थी किसने? एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट ने फैबियन आंदोलन। आगे चर्चा करते हैं 16। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं है? जो 1918 में जो यूपी किसान सभा स्थापित हुई थी, उस स्थापना से संबंधित नहीं है। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। ठीक है,
कौन संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है, जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं है, गौरी शंकर में से संबंधित है, इंद्रनाथ द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। आगे चर्चा करते हैं 17 पे। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का जो प्रस्ताव था, वो उसका जो प्रारूप था निम्नलिखित में से किसने बनाया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो कराची का अधिवेशन हुआ था, मूल अधिकारों का जो प्रस्ताव लेके आए थे, उसमें कराची अधिवेशन में 1931 में जो अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी इसके में जो मूल अधिकार का जो प्रारूप था, किसके द्वारा लिखा गया था? ये अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी अधिवेशन में जो सुभाष चंद्र बोस थे, संभवतः सुभाष चंद्र बोस का ही दिया हुआ कथन है कि ये गांधी जी की जो लोकप्रियता है, उसकी पराकाष्ठा के रूप में देखते हैं। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने ये कहा था कि गांधी मर सकते हैं और गांधी का गांधीवाद नहीं। ठीक है। नीतू देशवाल आपका स्वागत है। ठीक है, गांधी मर सकते हैं, गांधी। ठीक है। 17 का बी। ठीक है, 17 का डी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है अभिनव, 17 का डी है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 18 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। सभी लोग जानते हैं। ताशगंज में एकत्र हुए भारतीयों के समूह का मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? एच के सरकार, पीसी जोशी, एम सी छागला और एम एन रॉय। ठीक है। कौन थे अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? ठीक है, तो इसमें से कौन थे? एम एन रॉय। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में ताशकंद में, उज्बेकिस्तान ताशकंद में। तो कौन थे इसके अध्यक्ष? तो वो थे एम एन रॉय। और एम एन रॉय पहले व्यक्ति थे जिसको जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी थी, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी में उनको इन्वाइट किया गया था। किसको? एम एन रॉय। दो ही इज द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जो वहां पे इन्वाइट किए गए थे। कौन थे? एम एन रॉय। तो 18 का आंसर होगा डी। ठीक है, 18 का आंसर होगा डी। चलिए आते हैं 19 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। जब शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला सम्मेलन जब हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन उसके वायसराय थे। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में जो हुआ था, बम्बई, कराची और मद्रास में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। तो इसमें से कौन सा सही है? देखिए, ये तो गलत हो गया। जब शिमला सम्मेलन हुए थे, लॉर्ड बावेल उस समय थे, वायसराय थे। और बाकी भारतीय नौसेना का जो विद्रोह 1946 में बम्बई, मद्रास और कराची में हुआ था, रॉयल इंडियन नेवी द्वारा किया गया था, भारतीय नौसेना द्वारा। तो इसका तो जो आंसर होगा केवल दो। ठीक है, इसका आंसर होगा केवल दो। ठीक है, आगे हमारे को देखिए 19 का बी। चल हाँ, बिल्कुल ठीक है। 19 का भी 20 पे आते हैं। जो पुराने स्मारक हैं, पुराने जो शहर दिए गए हैं, और उन शहरों को आजकल के राज्य किस राज्य में स्थित है, किस नाम से उनको जाना जाता है, उसकी चर्चा की गई है। शिशुपालगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिशुपालगढ़ को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उड़ीसा। पिपरहवा आप सभी लोग जानते हैं, सिद्धार्थ नगर। ठीक है, किसे? पिपरहवा बस्ती। ठीक है, पिपरहवा बस्ती, सिद्धार्थनगर नहीं है। ठीक है। पिपरहवा बस्ती उत्तर प्रदेश। और गोलपाड़ा विष्णुपुर था आसाम, गोलपाड़ा था मणिपुर। ठीक है। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 गलत हो गया क्या? ए का 3, बी का 4 नहीं, गलत हो गया ये। ठीक, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, पिपरहवा ये 3 4, सी का 1 गोलपाड़ा आसाम, विष्णुपुर मणिपुर। ठीक, 20 का सी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का। 20 का सी। ठीक है, आगे चलते हैं 21। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट राजवंश की नींव डाली थी, साम्राज्य की नींव डाली थी? अमोघवर्ष, दंतिदुर्ग, ध्रुव और कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली थी, ये नींव डाली थी दंतिदुर्ग ने। ठीक है, किसने? दंतिदुर्ग ने नींव डाली थी किसकी? राष्ट्रकूट राजवंश की। 3 4 1 2, हाँ 3 4 1 2।
22 पे है, वर्ष 1913 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? बैंगलोर, मद्रास और मछलीपट्टनम या सूरत 1913 में। ये देखिए बहुत से क्वेश्चन इसमें मैं बता रहा हूँ, बहुत से क्वेश्चन बहुत जो आते रहते हैं वो क्वेश्चन है नीतू जी, ठीक है? बहुत से क्वेश्चन है जो हैं वो आते रहते हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो बहुत स्टार्टिंग के जो 20 18 19 20 क्वेश्चन थे, थोड़े से कम आए हुए क्वेश्चन थे और काफ़ी कम बार पूछे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं सूरत में। 1817 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, बाद में उनको फांसी दे दी गई थी। तो ये कौन थे? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान और तात्या टोपे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23। तो ये कौन थे दोस्तों? ये थे तात्या टोपे। ठीक है। ये एक जंगल में जब विश्राम कर रहे थे, इनका ये एक बहुत विश्वास पात्र मित्र थे। तो उनका शायद संभवतः, जहाँ तक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद उनका नाम मान सिंह था। अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनका नाम मान सिंह था। अगर आप में से किसी को याद है तो बताइएगा ज़रूर उनका नाम क्या था? मेरे ख्याल से मान सिंह था, अगर मैं मतलब अगर मेरा दिमाग और मेमोरी बिल्कुल सही काम कर रही है तो। ठीक है, इसके थे तात्या टोपे। किसका? 21 का डी। 21 का डी कैसे हो सकता है अभिनव? 21 का कृष्ण राष्ट्रकूट राजवंश की नींव दंती दुर्ग ने डाली थी। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की नींव डाली थी। 21 का होगा बी। ठीक है। और 23 का डी है मान सिंह। हाँ बिल्कुल ठीक है, मान सिंह थे। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित किन नदियों के बीच में था? प्राचीन जो यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला किन नदियों के बीच में स्थित थी? इस चीज का जिक्र करना है। सिंधु झेलम, झेलम चेनाब, चेनाब रावी और ब्यास। देखिए जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट मैं फिर से कर देना चाहता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा और प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में रहने का और कंपटीशन थोड़ा-सा बढ़ाने का। लोग थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव माहौल में बार-बार कहता हो होता है तो बेहतर लगता है, बेहतर होता है और एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ होती है। और मैं बार-बार कहता हूँ यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से करा पाऊँ। तो ये है 24 का ए। सिंधु तथा झेलम नदी के जो बीच में था वो तक्षशिला वहां पर स्थित है। 24 का ए बिल्कुल ठीक है। 25 से प्राचीन काल के भारत में आक्रमकों के संबंध में निम्नलिखित पर कौन सा एक सही कालानुम क्रम है? यूनानी, शक, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक, शक, यूनानी, कुषाण और शक, कुषाण, यूनानी। तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर कुषाण आए थे। ठीक है। ये तो कॉमन से क्वेश्चन है कुछ। 26 से दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित जो क्रम है वो बताना है। जो क्रम है वो बताना है। सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह। जो लोदी राजवंश था, लोदी राजवंश की चर्चा की गई है। सिकंदर शाह लोदी, बहलोल खान लोदी, इब्राहिम खां, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी, और बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी और सिकंदर शाह। तो ये था बहलोल लोदी। बहलोल खान लोदी की जो अच्छी बात ये थी, इन्होंने जौनपुर साम्राज्य था, जो जौनपुर एक तरीके से साम्राज्य उभर के आया था, इन साम्राज्य को इन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है। 26 का सी। आगे चर्चा करते हैं। ठीक है। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? गोपाल हरि देशमुख, भोलानाथ चंद्र, स्वामी दयानंद, जोगेंद्र चंद्र घोष। स्वदेशी आंदोलन की वकालत की थी। सी 26 का सी। 26 का सी। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की 27 का डी। 27 का बी भोला चंद्र नाथ। ठीक है, भोलानाथ चंद्र, सॉरी अभिनव भोलानाथ चंद्र थे, ये व्यक्ति थे भोलानाथ चंद्र। 28 से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? राजा राम मोहन रॉय, माइकेल मधुसूदन, राधाकांत देव और हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है। किसकी प्रेरणा से यंग बंग आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? ये थी
28 29 का 28 का है डी, हेनरी विवियन डेरिजियो। 27 का बी, 27 का बी है। हाँ ठीक है, 27 का बी। 28 का डी, ठीक है, 28 का डी ठीक है। आगे आते हैं 29 पे। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? ठीक है, सरकारी इतिहासकार कौन था? ओके, 27 का बी, ठीक है। तो आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर, एसएन सेन और एस बी चौधरी सरकारी इतिहासकार की चर्चा हो रही थी, जिन्होंने एक सरकारी इतिहास लिखा है 1857 नाम से। 1857 नाम से सरकारी इतिहास लिखा है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस बुक का नाम है 1857, उसमें सरकारी इतिहास लिखा गया है। तो ये कौन थे? सुरेंद्र नाथ सेन, एस एन सेन। और इसके पहले आप लोगों से थोड़ा सा सवाल ये है कि सुरेंद्र नाथ सेन से पहले एक और व्यक्ति को सरकार ने अपॉइंट किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, जिसको सरकारी इतिहास स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला था इतिहास लिखने का दायित्व तो दिया गया था, लेकिन कुछ कारणोंवश उन्होंने बाद में इनकार कर दिया। किस व्यक्ति को पहले अपॉइंट किया गया था? 30 है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कौन थी? पेशावर, काबुल, उद्भानपुर और अटक। पेशावर, काबुल, उद्भानपुर और अटक। तो ये थी उद्भानपुर, ठीक है, ठीक है, उद्भानपुर। जैसे महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण करने प्रारंभ किए थे, मजूमदार, आरसी मजूमदार, ठीक है, बिल्कुल बहुत ठीक है, सभी लोगों के जवाब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उद्भानपुर, सबसे पहले उद्भानपुर पर अटैक किया था, जो हिंदू शाही राजवंश था, हिंदू शाही राजवंश ने। और इसका जो जो पहले शिकार बने थे वो जयपाल बने थे। हालांकि जयपाल ने एक जो राजपूतों का एक संघ बना के कोशिश की थी इनको पराजित करने की, जो सुबक्तगीन के काल में इन्होंने जो गजनी पर आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल रहे थे और महमूद गजनवी के समय में इनको हार का सामना करना पड़ा और बाद में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? देवराय प्रथम, देव विजय राय द्वितीय, कृष्णदेव राय और विरूपाक्ष द्वितीय। तो ये कहा गया कृष्णदेव राय को, ठीक है, ये कहा गया कृष्णदेव राय को। सर जी, हाँ, एल वन नाम है, हमारी जो संस्था है उसका नाम है एल वन क्लासेस। केडीआर, केडीआर ये क्या चीज है? केडीआर क्या है? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, केडीआर क्या है। आगे चलते हैं 32 में। देव के पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, देव के पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? जिनको अंग ऋषि का शिष्य भी बोला गया है, घोर अंग ऋषि का शिष्य बोला गया है किसको? देव के पुत्र कृष्ण को, ठीक है। मंडूक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद किसमें कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद में इनके गुरु का नाम घोर अंग्रेज मिलता है और इनको देव के पुत्र कृष्ण नाम से कहा गया है। 32 का बी, कृष्णदेव राय, हाँ कृष्णदेव राय। 32 का बी, केडीआर। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्तमान का उल्लेख किस नाम से हुआ? प्रारंभिक जो बौद्ध साहित्य थे उसमें वर्तमान का नाम किस रूप में देखने को मिलता है? वर्धमान का नाम किस रूप में देखने को मिलता है? महावीर, जिन, निघंटनाथ पुत्र और उपयुक्त में से कोई नहीं। बौद्ध साहित्यों की बात हो रही है तो इनको देखने को मिलता है ये निघंटनाथ पुत्र, इनको कहा गया है बौद्ध साहित्यों में वर्धमान यानी महावीर स्वामी को निघंटनाथ पुत्र के नाम से संबोधित किया गया है। आगे चर्चा करते हैं 33 का ए, 33 का सी है भाइयों, 33 का सी है मित्रों, ठीक है। एक मिनट के, माय फेवरेट किंग, वो सभी के फेवरेट हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत थे। 33 का सी है, सभी लोगों से अनुरोध है, 33 का सी है, ठीक। 33 का ए नहीं है, 33 का सी है, सी निगंठनाथ पुत्र। 34वां है वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ, जैसे बाबर ने तुझके बाबरी जब लिखी थी तो उन्होंने भारत के दो हिंदू महान शासकों का उन्होंने जिक्र किया था। सबसे पहला जो जिक्र किया था वो कृष्णदेव राय का ही किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हैं वो। और उसके बाद जो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा का उन्होंने जिक्र किया था, ठीक है। दो हिंदू शासकों का जिक्र किया था अपनी बुक में। तो देवता इंद्र के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक देवता,
ठीक। तो क्या झंझावात के देवता थे? बिल्कुल ठीक है। नैतिक व्यवस्था के जो संरक्षक थे वो थे वरुण देवता, ठीक है। वर्षा के देवता बिल्कुल ठीक है। पापियों को जो दंड देने का कार्य करते थे ये कौन करते थे? ये भी वरुण देवता करते। तो 1 और 3 सही होगा यानी कि सी। 34 का होगा सी, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं हम लोग 35 पे। ऋग्वैदिक कालीन 10 राजाओं का दशरथ के युद्ध हुआ था, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परशुराणी, अस्कनी, बिपाशा और तीस्ता नदी। किस नदी के किनारे हाँ, नैतिक देवता संरक्षण जो नैतिक ऋत के जो संरक्षक देवता थे वो थे वरुण देवता, ठीक है। इनको असुर भी बोला जाता है। अगर असुर नाम लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये परशुराणी, ठीक है। इसको जो आज के तारीख में रावी नदी बोला जाता है, ठीक है। 35 का है। अच्छा, एक चीज़ और है जो भगवान इंद्र एक एक और युद्ध हुआ था जिसमें भगवान इंद्र जो देवी उषा थी, उन दोनों के बीच में एक प्रचंड युद्ध हुआ था और वो युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था बताइएगा ज़रूर आप लोग। और उसमें जो देवी उषा का ऐसा वर्णन किया गया है कि भगवान इंद्र ने देवी उषा के जो रथ था, उस रथ को छिन्न-भिन्न कर दिया था, टुकड़े-टुकड़े कर दिया था, ठीक? और बाद की घटनाओं का मैं ज़िक्र यहाँ नहीं करूँगा, आप लोग खुद पढ़ लिएगा, थोड़ा-सा अनवांटेड सा ज़िक्र होगा। परसरानी रवि, ठीक। पक्की मिट्टी से बने हल की प्रतिकृति प्रतिवेदित होती। पक्की मिट्टी से बना हुआ जो हल हम लोग कहाँ मिलता है वैदिक काल में? संदीप भाई। अच्छा, एलटी का। अच्छा, एलटी का एग्जाम था संदीप जी, आपका एलटी का एग्जाम था क्या? पक्की मिट्टी से बने हल की प्रतिकृति प्रतिवेदित होती है, बनवाली से मिलती है, ठीक है, बनवाली से मिलती है। अच्छा, आप लोगों के नीतू जी और संदीप जी, आप लोगों का क्या एलटी का एग्जाम था? एलटी का अमित भागवते, भारद्वाज, सॉरी। स्वागत है अमित जी आपका। अच्छा, कमेंट बॉक्स में एक अभिनव को छोड़ के जितने अभी लोग मौजूद है कृपया करके जरूर बताइएगा एलटी का आप लोगों का एग्जाम था क्या? इतिहास, अगर सोशल साइंस से इतिहास अगर आपके टॉपिक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो तो राजवंश है, राजवंशों की राजधानियां है। मेरा एग्जाम नहीं था भाई, ठीक है। राजवंश है, राजवंश की जो राजधानी है, गुजरात की राजधानी क्या थी? अहिलवाड़, ठीक है। जो चालुक्य सालों जो सोलंकी राजवंश था। चेदी के कलचुरी की त्रिपुरी थी। मालवा के परमार, धारा सांगभरी के अजमेर। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ठीक है। इसका आंसर होगा बी। आगे चर्चा करते हैं हम लोग। चोल प्रशासन में उडे कुट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य था? चोल प्रशासन में एक अधिकारी हुआ करता था जिसे उडे कुट्टम अधिकारी के नाम से हम लोग जानते थे। उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? ठीक है, आंसर 37 का बी आंसर है। संदीप 37 का बी कोई बोला था, सी है क्या? अमित भारद्वाज बी आंसर है, ठीक है। आप लोगों के ठीक है। उदय कुट्टम नामक अधिकारी क्या कार्य करता था? 37। 38 का वह ग्राम सभा का सचिव होता था, वह ग्राम सभा का न्यायिक अधिकारी होता था। 38 का डी, वह राज्य का प्रमुख नौसैनिक अधिकारी था, वो राजा के आदेशों को लिखता था, ठीक है। उदय कुट्टम नाम का अधिकारी था, मतलब इसका अर्थ होता था कि मतलब सदैव राजा के पास रहने वाला। मेरा था सर जी। अच्छा, आपका था, कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा, एलटी का जो 17 तारीख को जो एग्जाम हुआ था इतिहास का, अगर किसी ने मेरी कुछ क्लासेस अटेंड की होंगी, मैं पहले ही आप एक बताया था, किसी ने अगर मेरी कुछ क्लासेस अटेंड की होंगी तो एज ए मैंने जो कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए थे जो एज ए डिफरेंशियल पिक के रूप में थे, तो वो कुछ उसमें से 2-4 क्वेश्चन मेरे एज ए डिफरेंशियल पिक के रूप में आ गए, अगर किसी ने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो, जिसने दिया है। मैं बार-बार कहता था जितने भी होते हैं पेपर होते हैं, कोशिश करता हूँ 8 से 10 क्वेश्चन एकदम डिफरेंशियल के रूप में रखे जाएँ। ठीक, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। 38 का डी, गीता जी आजकल नहीं आ रही हैं, पता नहीं वो काफ़ी परेशान रहती थी। वो इस समय आ नहीं रही हैं, कल भी नहीं आई थी, आज भी नहीं आई हैं। तोलकप्पियम नामक संगम साहित्य किस विषय से संबंधित है? तोलकप्पियम नामक संगम साहित्य किस विषय से संबंधित है? खगोल शास्त्र, व्याकरण, संगीत और औषधि। ये सभी लोग जानते होंगे, व्याकरण से संबंधित है। प्रथम जो संगति हुई थी इसमें तोल्पक्यम नामक एक चीज, सर मैंने आपकी क्लास देखी थी, ठीक है।
उसमें व्याकरण नाम का पहले जो संगति हुई थी, उसमें व्याकरण नाम का जो तोल्काप्पियम नाम का एक बुक लिखी गई थी जो व्याकरण से संबंधित थी। ठीक है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? शहबाजगढ़ी मास्की रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो ये मिलता है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें वो जब सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करते हैं तो उस दौरान उसका जिक्र करते हैं कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। 40 का सी। 41 है, अल बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं से 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था? कुषाणों के जो कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी के रूप में कलचुरी, हिंदुशाही राजवंश, गहडवाल और परमार। ठीक, तो ये थे कौन थे दोस्तों? ये थे हिंदुशाही राजवंश। इनकी राजधानी उद्भांडपुर थी। ठीक है, इनकी राजधानी उद्भांडपुर थी। जयपाल इनके शासक थे, फिर आनंदपाल शासक हुए, फिर त्रिलोचन पाल शासक हुए। ठीक, तो और इन लोगों की जो इस राजवंश की सबसे अधिक प्रमुखता ये रही थी, ये महमूद गजनवी से इन्होंने लगातार फाइट की। हालांकि ये उस तरीके हालांकि जीतने में असमर्थ रहे, लेकिन ये अलग चीज थी कि इन्होंने फाइट तो की कम से कम। 41 का भी बिल्कुल ठीक है, हिंदुशाही राजवंश। 42 है, महमूद तुगलक ने निम्न 4 योजनाएं प्रारंभ की थी। चारों योजनाओं का हमको क्रम डिसाइड करना है, किस क्रम के अनुसार वो योजनाएं उन्होंने की थी। राजधानी परिवर्तन, दुआव में राजस्व वृद्धि, खुरासान अभियान और सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मिला लेते हैं, सबसे पहले दुआव में राजस्व वृद्धि की थी 1326 से 28 के 26 से 27 के बीच में। तो पहला तो ये हो गया 2। ठीक है, फिर उसने किया था राजधानी परिवर्तन 28 के आसपास, 1328 के आसपास उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था, यानी कि 2 के बाद 1। फिर सांकेतिक मुद्रा का 1329-30। ठीक, यानी कि 2 2 2 1 4 3 2 1 4 3 यानी कि दे। ठीक है, और खुरासान अभियान 1334 के आसपास का था। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत वर्णन दिया है? विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। अल्बरेनो, वास्को डिगामा, फारना नोनूज, फारनाव होना चाहिए था, फारनाव नुन्नीज, ये गलत कर दिया। ठीक है, फारनाव नुन्नीज पूरा नाम है आमिर खुसरो। ठीक है, तो ये विवरण दिया है फारनाव नुन्नीज ने। किसके शासनकाल में ये आए थे? फारनाव नुन्नीज किसके शासनकाल में ये आए हुए थे? 44 का है, कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से जो वक्तव्य दिए गए उसमें से कौन से सही है, वो हम लोगों को चुनना है। नूनीज, हाँ, किसके शासनकाल में आए थे नूनीज? विजयनगर के राजाओं में वो महानतम था। ठीक है, विजयनगर के राजाओं में वो महानतम था, बिल्कुल ठीक है। और नीतू जी को ये फेवरेट शासक भी रहे हैं। विदेशी यात्री इबन बतूता और निकोल कांटी उसके राज्य में आए थे। ठीक है, ये तो बिल्कुल वक्तव्य गलत हो जाता है। इसके अलावा वहाँ एक विद्वान शासक एवं कला तथा साहित्य का आश्रयदाता था। ये ठीक है, ये ठीक है। और उसने तालीकोटा के युद्ध में संयुक्त मुस्लिम सेना को पराजित किया था। और ये दोनों गलत हो जाते हैं, 2-4 गलत हैं, 1 और 3 बिल्कुल ठीक है, यानी इसका आंसर होगा डी, अच्युत देव राय। बिल्कुल ठीक है, अच्युत देव राय के शासनकाल में आए थे, बिल्कुल सही जवाब है। अ, मुगल डायनेस्टी के जो कुछ विभाग थे और उस विभाग के जो लेखा जोखा रखने वाले थे उनकी चर्चा की गई है। एक काजी उल कुजात थे। काजी उल कुजात आप सभी लोग जानते होंगे, न्याय प्रशासन से संबंधित था। मुहतसिब क्या होते थे? मुहतसिब क्या होते थे? जो लोगों के आचार विचार पर ध्यान रखते थे और उनके एक तरीके से मुहतसिब का काम ये था, गुप्तचर की तरह काम करते थे, जो जनता का सदाचार निरीक्षक होता था। सही नहीं पूछा है, सही नहीं पूछा है सर। ठीक है, मुहतसिब ये। और फिर ये दीवाने कुल क्या? ठीक है, मीर बख्शी सैन्य प्रशासन, दीवाने कुल राजस्व। ठीक, तो 45 का सी, चलो मिला लेते हैं। 45 का सी, ए का 3, नहीं नहीं यार, 45 का सी कैसे हो जाएगा? ठीक, ए का 3, ओ सॉरी, ए का 4 है। हाँ ठीक है, ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 1, डी का 2। हाँ बिल्कुल ठीक है।
ये इतना है, मिलाने थोड़ा सा रॉन्ग पूछा है 44 में। रॉन्ग पूछा है 44 में, क्या रॉन्ग पूछा है जरा देख लेते हैं। इसमें रॉन्ग क्या है 44 में? अरे अमित भारद्वाज जी, 44 में रॉन्ग क्या है? 44 में बी होना चाहिए। 2-4, 2-4। अच्छा सही नहीं है, ठीक 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 ठीक। ठीक है ठीक है, मुझसे गलती हो गई है। वो मैंने क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सही नहीं ये पूछा है तो 2-4 ही होगा। 2 और 4। ठीक, बी आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है भैया। आप सुधार करने के लिए, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो मैंने क्वेश्चन को वो सही देख लिया था, गलती कर दी थी, क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं था मैंने। चलिए आगे चलते हैं। और आप लोग भी सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप, लगता है आप लोगों ने भी ढंग से नहीं पढ़ा क्या? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913-15 में। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1925 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। ये मिला लेते हैं। ए का 3 है, बी का ए का 3 है, बी का 1 है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। 46 का सी। 46 का सी। ठीक है, सभी के आंसर ठीक है, सभी के आंसर ठीक है। 47 है, अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? 3142। महाकत्यानन ने, आनंद ने, सारिपुत्र ने और मोदग्लायन ने। किसने अवंती में प्रचार प्रसार किया था बौद्ध धर्म का? तो ये प्रचार प्रसार किया था महाकत्यानन ने। ठीक है। अच्छा, अवंती में, जैसे अवंती जब भगवान बुद्ध जब हुए थे, वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो जब अवंती के जो शासक थे, ठीक है, उन्होंने इनको आमंत्रित किया था अपने यहाँ बौद्ध प्रचार करने के लिए, लेकिन अस्वस्थता के कारण वो वहाँ पे नहीं जा सके। तो अपने शिष्य थे महाकत्यानन, उनको वहाँ पे अवंती में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने भेजा था। तो इस 47 का होगा ए। ठीक है। 47 का डी नहीं है संदीप जी, ओ संदीप शुक्ला जी। अमित भारद्वाज जी, 47 का डी नहीं है, 47 का ए है। कृपा करके उसको सही करिएगा। 48 है, निम्नलिखित में से किन धार्मिक पुस्तकों में बलि तथा भाग शब्दों का महाकच्चायन? हाँ बिल्कुल ठीक है। भाग शब्दों का प्रयोग भूमि कर के रूप में किया गया है। देखिए, बलि भाग भोग का प्रयोग वैदिक काल में भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़िएगा। धार्मिक पुस्तकों में बलि तथा भाग शब्दों का प्रयोग भूमि कर के लिए किया गया है। ठीक है, भूमि कर के लिए प्रयोग किया गया। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, ये व्याख्या देखने को मिलती है हम लोगों को बौद्ध साहित्य में। भूमि कर के रूप में भाग और बलि का प्रयोग हुआ है भूमि कर के रूप में बौद्ध साहित्यों में। अगला है 49, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? महावीर से पूर्व जैन धर्म अस्तित्व में नहीं था। ये तो बिल्कुल गलत है। महावीर से पूर्व जैन धर्म अस्तित्व में पूरी तरीके से था। आप सभी लोग जानते होंगे, ऋषभदेव इसके पहले प्रणेता थे, पहले इसके आचार्य थे। महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे, ये भी गलत है। ठीक है। महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 आयामों में एक जोड़ा था, वो जोड़ा था इन्होंने ब्रह्मचार्य, ये बिल्कुल ठीक है। और एक सही है तो ये भी गलत ही होगा। पचास है, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? वशिष्ठ थे, गौतम थे, सुदेश थे, पृथुवैन्य थे। प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे अथर्ववेद में जिनका वर्णन किया गया है? ये थे पृथुवैन्य। कौन थे? पृथुवैन्य। अथर्ववेद में इनका जिक्र किया है पृथुवैन्य का। ठीक है, 50 का डी। 51 का, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नौका से की गई है? किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नौका से की गई है? मंडूक्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद। मांडूक्य, बृहदारण्य, छंदोग्य और मुंडक किस उपनिषद में की गई है? तो ये की गई है डी, छंदोग्य, सॉरी, मुंडक के उपनिषद, मुंडक उपनिषद में। 51 का ए। 50 मंडूक की नहीं है, मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद में जो यज्ञ की तुलना टूटी नौका के समान की गई है, तो 51 का डी होगा। ठीक है।
शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? ज्यामिति से, खगोलशास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से और व्याकरण से। ठीक है, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, इस शुल्ब का सूत्र मैं पहले ही बता चुका हूँ। शुल्ब का मतलब होता है नाप-तोल, ठीक है? मेज़रमेंट। तो इसका जो ज्यामिति, इसका जो संबंध था वो था ज्यामिति से, जैसे कि जैसे यज्ञ यज्ञ जब किए जाते थे, तो यज्ञ किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी संरचना किस प्रकार की हो गया जल्दी में, कोई बात नहीं है। संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए, तो एक तरीके से ये शूल सूत्र के थ्रू ये मापन-नापन किया जाता था। तो 52 का ए। और अरे! चलिए क्वेश्चन खत्म हो गए, 52 था। तो मित्रों, आप सभी लोग, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ तो बाद में की जाएगी। सबसे पहले नीतू जी का, अमित जी का और संदीप जी का, और जो अभिनव तो आते ही रहते हैं उनका भी। आप वो जितने लोग भी यहाँ आ जाएँ, उन सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोग देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, किसी प्रकार का आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है। आप यहाँ आएँगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा आने वाले समय में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रेगुलर क्लासेस लेते रहेंगे। और कुछ डिफरेंशियल, मैं बार-बार कह रहा हूँ, जैसे कुछ डिफरेंशियल क्वेश्चन के रूप में जो मैं कराता हूँ, उस पे थोड़ा-सा अधिक फ़ोकस करेंगे तो क्या होगा, फ़ोकस करेंगे तो क्या होगा, अगर डिफरेंशियल के रूप में वो आते हैं, तो आपको उसका मज़ा भी आएगा। क्लास वही 10 बजे, 10 बज के 10 मिनट या 15 मिनट पे क्लास प्रारंभ हो जाती है नीतू जी। 10 बजे या 10 बज के 15 मिनट तक क्लास प्रारंभ हो जाती है, चूँकि इससे पहले एक और क्लास रहती है, कंटीन्यूअसली क्लास चलती है, तो फिर थोड़ा-सा 1-10 मिनट का गैप हो जाता है। तो 10 बज के 15 मिनट तक क्लास प्रारंभ हो जाती है, ठीक है? तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, आते रहिए और क्लास का आनंद लीजिए, क्वेश्चन का आनंद लीजिए। आप सभी लोग आएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, जो आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लेवल है, तो आप लोगों से ये भी अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजने का भी प्रयास कीजिए, ताकि और अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आ पाएँ। देखिए, मैं पहले ही बता जा रहा हूँ, ये जो क्लासेस हैं, नहीं, ये सीधे से ये जो क्लासेस हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और ये जो जीडीसी का पेपर है और जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का पेपर है 51 का, तो उसके लिए समान रूप से लाभदायक होंगे। ये कोई स्पेसिफ़ाइड नहीं है, क्वेश्चन का लेवल भी इसी प्रकार से रखा है कि ये सभी एग्ज़ाम्स में आपको बराबर लाभदायक हो जाएँ, ठीक है? बाकी आप सभी लोग ज्ञाता लोग हैं, एक ही सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसी प्रकार की नॉलेज की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो मेरा यहाँ मकसद यही रहता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, उसकी एक दोबारा से प्रैक्टिस हो जाए जल्दी से जल्दी, और इसी बहाने कुछ जो हो सकता है मैं नए क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ, वो आपके काम आ जाएँ एग्ज़ाम में। हो सकता है इत्तेफ़ाक़न वो क्वेश्चन कुछ वहाँ पे आ जाएँ, जिस प्रकार एलटी में 3 से 4 क्वेश्चन जो मैंने कराए थे एक डिफरेंशियल के रूप में, वो 3 से 4 क्वेश्चन उसमें आए थे, जिसमें से एक लॉर्ड बैली जली से जुड़ा हुआ था, जिसमें ईरान में उन्होंने एक अपना दूत भेजा था, मेहंदी नाम का मुस्लिम दूत भेजा था। वो एक क्वेश्चन आया था, और इसके अलावा रामास्वामी पेरियार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक आया था। और 2 क्वेश्चन और आए थे जो एक एज़ ए डिफरेंशियल के रूप में कराए थे। तो वो एलटी में 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो एज़ ए डिफरेंशियल के रूप में आए थे, बाकी तो इतिहास तो सभी लोग सेम ही, हम जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे दूसरे ही पढ़ा रहे होंगे। और हो सकता है उसमें से कुछ अच्छा कंटेंट सभी लोगों को कहीं न कहीं से मिलता रहता होगा, जैसे मेरे से मिल जाता है, ऐसा किसी और से भी मिल जाता होगा। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि लगातार अगर आप लोग आ पाएँ तो बहुत-बहुत मेहरबानी होगी। और अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ दूसरों को ज़रूर सेंड कीजिएगा, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है, अगर आप लोगों को क्लास में आनंद आया है, तो आप, यही बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ दूसरों को सेंड ज़रूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। ठीक। और फ़िलहाल आप लोग आए उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी 10 बजे या 10 बज के 15 मिनट पे हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी है, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।